नमस्कार, मैं अजीत कुमार हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू के YouTube चैनल के अंतर्गत परिचर्चा भाग 11 में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है सफलता की कहानी भाग 2 के अंतर्गत कुछ अनछुए पहलू के बारे में हम लोग जानेंगे। और आज हमारे बीच फिर से एक बार मुकेश जी उपस्थित हैं, तो हम इनसे जानेंगे इनके लाइफ के अनछुए पहलू के बारे में। तो कहा जाता है कि इंसान यदि सच्ची लगन, पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ यदि मेहनत करे तो उसे कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। तो इसी तरह से मेहनत और लगन से हर परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े और आज एक मुकाम हासिल किए हैं। तो इनके लाइफ के कुछ अनछुए पहलू हम जानते हैं। तो मुकेश जी, आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से और सबको नमस्कार। तो मैं आपसे कुछ अनछुए पहलू के बारे में जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और अत्यंत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो आपका बचपन भी स्वाभाविक है कि अच्छी तरह से नहीं गुजरा होगा। तो आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा आपने बताया कि मैं बड़ा गरीब परिवार से आता हूँ, और सच है गरीबी ने मेरी माँ को मजदूरी करने के लिए विवश किया, मुझे बकरियां चराने के लिए विवश किया ताकि अपने छोटे छोटे खर्चे निकाल सकें। तो बचपन काफी गरीबी में गुजरा, लेकिन फिर भी मन में था कि नहीं, हमें इन गरीबी से निकलना है, हमें कुछ अच्छा करना है। खासतौर से मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहूँगा। बचपन में ऐसा कभी फील हुआ कि जैसे और दूसरे बच्चे कुछ खिलौने से खेल रहे हैं तो आपको भी लगता हो कि ऐसा खिलौना मेरे पास भी होता या उनके साथ खेलता? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मन लगता था, मेरा मन कहता था कि मेरे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। मैं जो दूसरे बच्चों को दिखता था, नए कपड़े पहनेंगे, पर्व त्योहार कर सकते या फिर नए जूते या नए चप्पल, तो मेरा भी मन होता था कि मेरे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, या फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँ कि मैं जिद भी नहीं करता था, मैं जिद्दी भी नहीं था। बचपन से मैं शांत स्वभाव का और थोड़ा संतुष्ट किस्म का बच्चा रहा है बहुत। तो मैं कभी जिद नहीं किया किसी चीज। ये बहुत अच्छी स्वाभाविक गुण है आपके अंदर, जो संतुष्टि, आप संतुष्ट हो जाते हैं किसी चीज को जिद किए बिना, यानी वो चीज को पाए बिना संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी भी संतुष्टि नहीं है कि आप संतुष्ट हो गए। तो जैसे देखा जाए सफलता के बारे में, तो आप सफलता में संतुष्ट नहीं होता और आगे सफल होना चाहते। मैं यही कहना चाहता हूँ, तो यही इंसान के अंदर होना चाहिए कि सफलता पाने के लिए जिद होना चाहिए कि हमें ये चीज पाना चाहिए। जी बिल्कुल। वो तो स्वाभाविक गुण है कि कोई वस्तु नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो अलग बात है। तो बहुत अच्छी गुण है आपके मैं अंदर। ये कह सकता हूँ कि वस्तुएं तो अभी नहीं मिली, बाद में ले लेंगे, लेकिन जो सफलता है उसका एक समय होता है। आप समय पे अगर वो चीजें नहीं मिली तो आपको फिर जीवन में कभी नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो आप पूरे जीवन असंतुष्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो आगे हम अगला सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल है पढ़ाई से संबंधित है। तो आपने कभी कहीं कोचिंग नहीं की, और फिर भी अपने मेहनत से, सेल्फ स्टडी से लगभग सारे विषयों पर अच्छी पकड़ बनाई। ये आपने कैसे की, कैसे पढ़ाई की, जरा हमारे दर्शक को बताइए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, मैंने हर विषय के लिए अलग से रणनीति बनाया, और हर विषय के हर चैप्टर के लिए अलग से नोट्स बनाए, और उस नोट्स को मैं बार बार पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो चीज़ें अभी पढ़ी है जरूर नहीं कि मैं अगले 10 दिन या फिर 20 दिन के बाद याद रखूं। तो मैं ये चाहता था कि मैं उसे बार बार दोहराऊं, बार बार पढ़ूं, इसलिए मैंने नोट्स बनाए और इसी नोट्स को मैं बार बार पढ़ा करता था। यानी सेल्फ स्टडी में किसी चीज को जानने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता होगा। जी तो बिल्कुल। उसके लिए कितना टाइम आप देते थे पढ़ाई करने में?
टाइम ऐसा टाइम नहीं था कि मैं 10 घंटा पढ़ूं, 8 घंटा पढ़ूं या 2 घंटा पढ़ूं, 4 घंटा पढ़ूं। बस मुझे लगता था कि ये चीजें कंप्लीट करनी है तो कंप्लीट करनी है, ये पूरी करनी है तो करनी है। मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू करता था बिना अंत के उसे छोड़ता नहीं था, चाहे उसे पूरा करने में 4 घंटा लगे, 10 घंटा लगे या फिर अगला दिन भी जाना पड़े। यानी उस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से जानकारी पूरी तरह- हासिल कर लेना है, जैसे भी हो, जितना टाइम लगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जो भी संकल्प किया कि ये हमको जानना है तो वो जान लेना है, जैसे भी हो, कितना भी किसी से हेल्प लेना पड़े या कितना भी मेहनत करना पड़े, कितनी किताबें देखनी पड़े, वो मतलब आपको गेन कर लेना है। तो खूब पढ़ा करता यही आपके अंदर जो क्वालिटी है जो आगे लेकर आया है यहाँ तक और बहुत आगे ले जाएगा। एक बात और बता मैं- दूं, हाँ जी, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। मुझे अभी कोई किताबें चाहे तो पॉलिटिक्स पे हो, चाहे तो समाज पे हो, मैं वैसी किताबें हमेशा पढ़ता रहता हूँ। जी। तो मैं एक क्वेश्चन और इसी में ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पर देखा जाता है कि गांव के बच्चे अंग्रेजी में बहुत कमजोर होते हैं, अंग्रेजी पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पहले जब आपके समय 20 साल पहले 25 साल पहले देखा जाए तो उस समय अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती थी। छठे क्लास से ABCD या DCJ कैट DCJ रैट ये सब सिखाया जाता था, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी। तो बहुत डरते थे उस समय अंग्रेजी से बच्चे। तो आपकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी पे भी अच्छी पकड़ है, ये आपने कैसे किया? अंग्रेजी सेल्फ स्टडी से आपने किया? जी जी, जब मैं पढ़ाई बहुत बड़ी करता बात था है। गांव के स्कूलों में पढ़ा और सरकारी स्कूल में खास तौर पे, तो उस समय अंग्रेजी की पढ़ाई भी नहीं होती थी, अंग्रेजी की कोचिंग भी नहीं होते थे। और मैंने जैसे बताया कि मेरी जो शुरुआती जीवन है वो गरीबी में गुजरा, तो स्वाभाविक है मैं कहीं कोचिंग भी नहीं लिया। लेकिन अंग्रेजी के लिए जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक रोचक वाक्य मेरे साथ हुआ। मैं पेंटिंग किया करता था और मैं वॉल राइटिंग, बैनर ये सब बनाया करता अच्छा, पेंटिंग भी करते थे? था। जी, पेंटिंग में भी रुचि रही है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप हैं। लगभग पेंटिंग भी कर लेते हैं, सारे विषय पे पकड़ भी है और बैनर वगैरह भी लिख लेते थे। हाँ, इसका फायदा ये हुआ कि मेरे दूर के एक रिश्तेदार गया में कोचिंग, अंग्रेजी का कोचिंग शुरू करना चाह रहे थे जी और उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, कुछ काम करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो ये सारे काम कर ही सकता हूँ। तो मैं चला गया उनके कोचिंग का, बोर्ड बनाने, वॉल राइटिंग करने और जो भी पेंटिंग से रिलेटेड या फिर जो भी काम थे मैंने किए उनके कोचिंग के लिए। बदले में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप जब भी चाहें आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी पढ़ाई। बहुत खुशी हुई होगी? मैं बहुत खुश हो गया कि कम से कम किसी का हाथ तो मेरे ऊपर है कि मैं कुछ सीख सकूं। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। जब मुझे मौका मिला मैं उनके कोचिंग में गया तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और उन्हें पता था कि मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं फीस जमा नहीं करा सकता और मैंने काम भी किए थे, उसके बदले में मैंने पैसे भी नहीं लिए। तो जब वहाँ गया महीना भी पूरा नहीं हुआ, मेरे पास आए वो और कहने लगे कि मुकेश और लोग तो पैसे दे रहे हैं, आपको भी जमा करना पड़ेगा। मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा ठीक है सर, फिलहाल मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं बाद में दे दूंगा। फिर मैं कुछ नहीं बोला और अगले दिन से कोचिंग जाना छोड़ दिया। और मैंने संकल्प लिया कि क्या गरीबी ऐसी चीज है जो कुछ सीखने के लिए रोक सके, या अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके रास्ते में बड़ा बाधा है। तो मैंने एक संकल्प लिया और मैं यही सोचने लगा कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं भी चाहे कुछ भी हो, मैं जितना भी मेहनत करना पड़े
मुझे कुछ तो जानकारी होनी चाहिए अंग्रेजी की। तभी से मैंने किताब जुगाड़ की है और पढ़ना शुरू पढ़ना किया। शुरू कर दिया। फिर छोटी छोटी चीज़ें सीखना शुरू किया। काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फिर ठीक। स्टार्टिंग कैसे किए थे अंग्रेजी सीखने के लिए? सबसे पहले तो मैं व्याकरण की किताब, ग्रामर की किताबें थी, मैंने वो खरीदी, फिर पढ़ा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ गई। कभी कभी कोई टॉपिक बहुत संक्षेप में दिया जाता था या फिर समझ में नहीं आता था, तो मैं दूसरी किताबें भी देखता था। किताब दुकान पे जाकर वहाँ से मैं दूसरी किताबें खरीदी, फिर उससे पढ़ा। इस तरह से मैंने बहुत सारी व्याकरण की किताबें पढ़ी। जब बेस मजबूत अंग्रेजी की नहीं थी तो मीनिंग की भी बहुत प्रॉब्लम होगी। जी, स्वाभाविक है। वो आप कैसे सुधार जब हम अपनी भाषा कंपटीशन वगैरह में देखा जाता है साइनोनिम्स वगैरह मीनिंग से आधारित ज्यादा क्वेश्चन होता है, उसको आपने कैसे की? हाँ, उसके लिए मैंने किया, एक सीधी सी बात है, जब हम दूसरी भाषा सीखने जाते हैं तो उस भाषा का ABCD भी हमें पता नहीं होता है, तो हमें जो शब्द का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं सप्ताह में एक बार अंग्रेजी का पेपर खरीद लिया करता था, न्यूज़ पेपर। उस न्यूज़ पेपर से कुछ वर्ड्स इकट्ठा करते, जो नहीं आए उसको मैं अपने कॉपी में लिखता था। इस तरह से मेरे पास 2-3 कॉपियाँ बन गई थी और मैं उसी को बार बार पढ़ा करता था। वो अभी भी मेरे पास है। तो इस तरह से वर्ड स्टॉक बढ़ा, फिर समझ बढ़ने लगी, फिर वाक्यों को बनाना, लिखना, समझना। उसमें भी कुछ ऐसे मीनिंग होते होंगे जो समझ में नहीं आता हुआ, तो उस मीनिंग को क्लियर कैसे करते थे उसको, जिसे विस्तार से जानने के लिए क्या ये चीज है? हाँ, मैं बहुत खोजी किस्म का था। जब भी कहीं कुछ लिखा देखता था या पेपर पढ़ता था या कोई भी अंग्रेजी की मैगजीन पढ़ता था, तो उसमें जो भी मैं याद करता था, जो भी मैं जानता था, उसको खोजता था कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे मैं कोशिश करता था कि मैं इसका अर्थ जानूं और फिर डिक्शनरी से खोज के मैं उसको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसका आज ये नतीजा है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और लगभग आपने जब तैयारी में थे तो लगभग सारे आप कंपटीशन निकाल लिया करते थे, तो यही इंग्लिश के बदौलत ही अंग्रेजी के साथ साथ GS का जो पोर्शन था, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति या फिर समसामयिक विषयों की जानकारी भी मायने रखती है, तो मैं इन सब की तैयारी की थी और जिसकी वजह से मेरे सारे प्रीलिम्स या फिर मेंस में चलते रहते। तो आपके लाइफ में अंग्रेजी का क्या मतलब वैल्यू है? कहाँ तक अंग्रेजी लगा कि अंग्रेजी से हम सफल हुए, अंग्रेजी बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने में? देखिए, हमारे टाइम में बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर हुआ करते थे, तो रेलवे या फिर स्टेट लेवल के बहुत सारे परीक्षाएँ होती थी, तो उनके लिए वो ज़्यादा सही लगता था। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम SSC कहते हैं, उसके अंतर्गत जो भी परीक्षाएँ होती थी उसमें अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य होता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं ऑफिस में काम करना चाहता हूँ और एक अच्छे जगह पर पहुँचना चाहता हूँ, तो अंग्रेजी बहुत मदद कर सकती है। तो ये भी रहा कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ा। अब तो ऐसा अंग्रेजी से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ अंग्रेजी में काम होता है, तो अंग्रेजी तो जीवन में हमेशा काम आएगा। तो आपकी मेहनत रंग लाई और उसका परिणाम भी आपके सामने है। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ और अगला सवाल थोड़ा सा हट के है कि आपको पढ़ाई के अलावे और क्या किन किन चीज़ों का शौक था? मैं क्रिकेट के प्रति पागल था। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। मैं क्रिकेट खेला करता था गांव के दोस्तों के साथ, और एक टीम हुआ करता था मेरे गांव के बगल के एक गांव में। मैं वहीं से रेगुलरली खेला करता था। उस टीम का मैं ओपनर था, मैं बैटिंग किया करता था। अच्छे प्लेयर भी थे, बैट्समैन भी थे? बहुत अच्छे नहीं, लेकिन बस खेला करता था, मजा आता था खेलने। तो कोई
मैच वगैरह खेले थे, जीत कर आ हाँ, बहुत सारे मैच खेले। मैंने बहुत सारे मैच खेले, टूर्नामेंट भी खेले, और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला मुझे। अच्छा, यानी आप क्रिकेट में भी शौक रखते हैं क्रिकेट का शौक अभी भी है। और अच्छा खेलते भी हैं, बॉलिंग भी करते थे? नहीं, बॉलिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं थी। अच्छा, बैट्समैन था। हाँ, बैटिंग किया करता था। उसके अलावा और क्या शौक? उसके अलावा ताश खेला करता था बहुत। हाँ, अपने ताश। हाँ, अपने गांव के दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ जी। एक इतना नशा की तरह लग गया कि मुझे बस ताश खेलना है। तो हम लोग 3-4 दोस्त मिलके सुबह से शाम कर देते थे खेलते खेलते। अच्छा, और जब भी और भी मन होता था तो दिया जला के भी खेला करते थे ताश से भी। मतलब इस तरह का नशा हो गया था। तो ताश मैं बहुत खेला थी। फिर वो कैसे छूटा ताश की आदत, कैसे छूटी? ताश की ऐसा नहीं कि बस एक एडिक्शन हो गया था। ताश का कोई एडिक्शन नहीं था, बस यूं ही पढ़ाई को एंटरटेनमेंट break के लिए, देने- हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, खेला करते थे। पढ़ाई ऐसा में नहीं थोड़ा था कि हम उसी में लगे रहे, उसी में वो खेलते रहे, ऐसा कुछ नहीं था। वो खेलना ही खेलना है, ऐसा भी कुछ नहीं था। ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए खेला करते बिल्कुल। तो और हमारे टाइम में तो ताश को ये लोग जी, जुआ भी समझते थे कि बिगड़ने का है। बहुत ही अच्छी बात है। किसी चीज का आदी नहीं हो जाना चाहिए, खास करके गलत चीज का। और ताश जो था वो गलत दिशा में ले जा सकता था। जैसे मैंने बताया, एडिक्शन नहीं था, बस खेला करता था, शौक था। थोड़ा ब्रेक भी चाहिए पढ़ाई के दौरान, तो इसके लिए एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए इंसान को, नहीं तो सिर्फ पढ़ाई करने से थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ, और मैं चलते चलते अंत में यही पूछना चाहूँगा आपसे कि आप कंपटीशन के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी किया जाए कि वो सफल हो? उनके बारे में कुछ आप संदेश दीजिए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे युवा मित्र हैं, जो भी कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, जीवन में निराशाएं आएंगी, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ दें, जो तैयारी कर रहे हैं उसको बीच में छोड़ के कुछ और काम कर लें, लेकिन इससे विचलित नहीं होना है और धैर्य के साथ, लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी में लगे रहना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जरूर सफल होंगे। तो मैं अपने युवा साथियों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके लाइफ में कभी ऐसा निराशा आई थी कि इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो ऐसा कुछ आया था मोड़? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, छोड़ो ये सब चीज़ नहीं होगा। फिर लगता था कि अगर ये नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं थे। जैसा मैंने बताया, पिताजी की आमदनी इतनी नहीं थी कि मुझे कुछ पैसे दे के बिजनेस करवाते या फिर मैं कुछ और कर पाता। तो सीधी सी बात है, आपके पास एक लास्ट ऑप्शन और फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन यही था, बस यही था। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था? नहीं, एक ऑप्शन मैंने चुन रखा था। मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई थी तो मैं सोचा था कि मैं एक कोचिंग शुरू करूंगा। अगर नौकरी नहीं लगी तो एक कोचिंग चलाऊंगा। तो इस तरह का ऑप्शन मैंने चुन रखे थे, लेकिन उस बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। सीरियस था कि मुझे मतलब ऑप्शनल था, सबसे पहला प्रायोरिटी तैयारी करना, कुछ हासिल करना। कुछ हासिल करना था। एक समय ऐसा भी आया कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा कि इस दुनिया का सबसे नकारा, सबसे बेकार, एक बोझिल सा वस्तु में हूँ। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि कभी कभी लगता था कि मैं कुछ कर लूँ, खुद को मैं खत्म कर लूँ। लेकिन दोस्तों, ये सब चीजें नहीं करनी है, कभी सोचना नहीं है इन सब चीजों के बारे में। आप लगन से और मेहनत से तैयारी करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, तो आप जरूर सफल होंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अभी आपने मुकेश जी को सुन रहे थे। मुकेश जी कैसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, और
एक मुकाम हासिल किए, जो ये चाहते थे वो इनको प्राप्त हुआ। तो आप भी मेहनत करिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़िए, हर बाधाओं को चीरते हुए आगे निकलिए, मन में सच्ची लगन के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़िए। मैं एक तो बात कहना सफलता चाहूँगा। अवश्य मिलेगी। जी मैं बिल्कुल। एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने जो चाहा वो मिला, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इच्छाएं बहुत है, लेकिन ये सीढ़ियाँ हैं, आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। जो चीज़ आपको मिली है उससे भी आगे आप जा सकते हैं। तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। आप एक छोटा छोटा लक्ष्य बना के चलें और लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आपके जो बड़े लक्ष्य हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मिला बस मैं खुश हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि वो भी थोड़ा प्राप्त करने के बाद रुक न जाए, बल्कि आगे बढ़ते रहें। और आगे पाने की चाहत रखें मन में, ताकि आप जितना आगे जा सकते हैं जा सकें। नहीं तो यदि संतुष्ट हो जाते हैं कि इतना मिल गया है, बस इतना काफी है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं अस्थिर हो जाएंगे। तो इंसान के अंदर सही बात है, जितने भी हम लोग महापुरुष को देखते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं हुए, कुछ आगे और पाने की कोशिश में लगे रहे, और वो एक दिन इतने ऊंचाइयों तक पहुंच गए कि उनको हम आज तक याद करते हैं, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हमारे आप हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू के यूट्यूब चैनल पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद। और एक चीज और 2 लाइन के साथ कहना चाहूँगा कि तुम अपने पथ पर बढ़ता जा, अपने पथ पर बढ़ता जा, दुनिया जलती है तो जलने दे, तुझे क्या है पड़ी, दुनिया जलती है तो जलने दे, तुझे क्या है पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा सर ने बताया, आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि दुनिया जलती है तो जलने दें, आप इन सब चीज़ों से विचलित ना हो। और कहने वाले बहुत सारी बातें कहेंगे, आप इन सब बातों का ध्यान ना रखें और आगे बढ़ते रहें। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।